Hello and welcome to session number 10 of personality development. In this, we are going to cover emotions and moods, sources of emotions and moods, emotional intelligence, pros and cons of emotional intelligence. So first of all, we'll study about what are emotions. What is this? Emotional intelligence is aspect which is about person's ability, capacity and skill to manage their emotions and attitudes under various situations. ये एक एस्पेक्ट है जिसके थ्रू एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने वेरियस इमोशंस को, एटीट्यूड्स को मैनेज कर सकता है अलग अलग सिचुएशंस में. आर इमोशनल स्टेट एट एनी गिवन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल. तो हम किस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमारा इमोशनल स्टेट. हम हमारे इमोशनल स्टेट में एंगर, बोर्डम, डिस्ट्रस्ट, लो सेल्फ वर्थ, फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप के ये नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे पास बार बार हम फील कर सकते हैं. कुछ हैप्पीनेस और फुल एंथुजियाज्म, ये सब चीज़ें जो हैं आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में या पॉजिटिव इमोशंस में फील कर सकते हैं. What is emotions and mood? What is the basic difference between emotion and mood? तो कुछ एक मिथ है रैशनैलिटी का वर्ड पे कि कीप अ डैम्पर ऑन इमोशंस एट वर्क बिकॉज दे आर इर्रेशनल. हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए वर्क प्लेस पे, क्योंकि वो काफ़ी माना जाता है कि वो काफ़ी इर्रेशनल होते हैं. इस तरीके से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, काफ़ी इर्रेशनल हो जाता है हमारा बिहेवियर, जिसकी वजह से तो वी हैव टू कीप अ चेक ऑन आवर इमोशंस. क्रिएट एन इमोशन फ्री ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें एक इमोशन फ्री ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए. जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ इमोशंस के साथ ना वर्क करें, ताकि एंगर या इस टाइप की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा अनबैलेंस ना हो कोई भी इमोशंस को लेकर, क्योंकि इमोशंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं. दे आर डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो एंड मे बी कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस टाइप के हैं, और अगर हम इन चीज़ों को बीच में ना लाएं तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इमोशंस अगर बीच में आते हैं तो हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम सक्सेस से काफ़ी पीछे रह जाते हैं. सो अफेक्ट इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स दैट पीपल एक्सपीरियंस. जो भी हम अलग अलग टाइप की फीलिंग्स, चाहे वो हैप्पी फीलिंग्स हो चाहे बैड फीलिंग्स हो, उन सबको हम अफेक्ट मानते हैं. वो किस चीज़ से आती हैं? हमने अफेक्ट को कैन वी एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ टू थिंग्स, दैट्स वन इज इमोशंस एंड अदर वन इज मूड्स. इमोशंस में और मूड्स में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है? इमोशंस होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आ जाती हैं हमारे अंदर वो फीलिंग्स, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी चीज़ को लेकर. मान लीजिए अगर एकदम से आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करने आ गया तो सडनली यू आर इन गुड मूड, बट एकदम से आपके इमोशंस आ जाते हैं, यानी कि इंटेंस फीलिंग्स आ जाती हैं गुस्से की, एंगर की. वहीं मूड जो है वो लेस इंटेंस फीलिंग है, जो किसी पर्टिकुलर कॉज, स्पेसिफिक कॉज को लेकर नहीं आता, ना ही किसी चीज़ को लेकर एकदम से आप गुस्सा हो गए या कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली एक टाइम के लिए बहुत खुश हो गए. दैट्स इमोशन, जो हमारे काफ़ी इंटेंस आते हैं और काफ़ी छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं. दैट्स इमोशन. एंड मूड, जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, या आपने सुना होगा इस टाइप के कॉमन फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है. हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कॉज को नहीं इसमें डायरेक्ट कर रहे होते. इनफैक्ट हमारा नॉर्मल उस दिन में इंटेंस हमारी फीलिंग्स रहती हैं कि हम थोड़ा सा खुश फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर बैड सी फीलिंग आ रही है, कुछ भी लेस इंटेंस होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो इससे कोई इफेक्ट हो सके. नाउ इमोशन, इनके बारे में कुछ डेफिनेशन जिससे आप अच्छे से और बेटर तरीके से इमोशंस को समझ सकेंगे. इट इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट. ये किसी ना किसी इवेंट पे ही डिपेंड होता है और वेरी ब्रीफ होता है ड्यूरेशन में, कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए. मान लीजिए आपको गुस्सा आया किसी चीज़ को लेकर, कोई लड़ाई हुई है, किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं, तो आपको सडनली एकदम एंगर बर्स्ट हुआ, तो इट इज़ फॉर फ्यू मिनट्स और इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. तो और या फिर खुश हैं आप, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया या बहुत अच्छी कोई चीज़ मिली है, तो सडनली यू ब्लो विद हैप्पीनेस. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, आप इमोशंस जो हैं वो एक स्पेसिफिक इवेंट को लेकर हम हमारे अंदर आ जाते हैं, एंड ये बहुत ब्रीफ रहते हैं ड्यूरेशन में. और इनके साथ साथ एक और इनमें आप इसका एक पर्टिकुलरली डिफाइंड है कि आप फेशियल एक्सप्रेशंस शो करते हैं इनको लेकर. इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस. तो आपके विजुअल क्यूज़ हैं, अगर आप खुश हैं तो आपके फेस पे वो दिखाई
दिखाई देता है. अगर आप गुस्सा हैं तो फेस पे उस चीज़ की एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. एंड इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड ऑल्सो, यानी कि अगर आपको गुस्सा आया तो आप उस गुस्से में कुछ चीज़ें तोड़ना शुरू करेंगे, या हैप्पी हैं तो काफ़ी उछलेंगे. तो मतलब किसी भी टाइप की चीज़ें आप एक्शन आगे करने लग जाते हैं, प्लान करते हैं इससे रिलेटेड कुछ आगे करने का, क्योंकि आप एकदम से उससे ज़्यादा इतनी इंटेंस फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती हैं कि आप उससे आगे कुछ प्लान करने लगते हैं एक्शन के लिए कि इससे रिलेटेड मैं आगे क्या करूँ. एंड कॉन्ट्रेरी टू दैट मूड्स, इससे थोड़ा ऑपोजिट रहता है. मूड्स का कोई पर्टिकुलरली रीज़न नहीं होता, कोई ऐसा, इट्स जनरल और अनक्लियर रहता है ये कि हमें किस वजह से हमारे आज मूड ख़राब है या मूड अच्छा है, तो हमें समझ में नहीं आ पाता कि पर्टिकुलरली इसका रीज़न क्या है. कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं होता, ना ही कोई इसका कोई किसी की वजह से ऐसा हुआ है. इट्स जनरल, लास्ट लॉन्गर देन इमोशंस. बट इमोशंस जो है वो, जैसा हमने डिस्कस किया, कि कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, वेर एज जो मूड है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है. जैसे कि किसी दिन अगर सुबह से ही हमारा मूड अच्छा ना हो तो रात तक हम वैसा ही, हमारे को थोड़ा सा नेगेटिविटी रहती है कि मूड में थोड़ा सा हमारा ख़राब रहता है हमारा मूड, तो इट लास्ट लॉन्गर. हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस रीज़न की वजह से हुआ है, बट हमारे थोड़ा हम फील करते हैं कि हमारा मूड आज इतना अच्छा नहीं है, वी आर नॉट दैट मच हैप्पी, इतने एंथुजियास्टिक नहीं फील कर रहे हैं. मोर जनरल, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट इट इज़ इन मोर जनरल टर्म्स. जनरल नॉट इंडिकेटेड बाय डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस भी आप शो नहीं करते, नॉर्मल सा आपका बिहेव रहता है, बट अंदर से ही आप थिंकिंग पार्ट में ही आपके मैटर करता है. आप सोचते हैं उन चीज़ों को लेकर. अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों के बारे में सिर्फ दिमाग में सोचते रहेंगे, क्योंकि इतने इंटेंस नहीं है तो आप फेस पे नहीं आपके शो हो पाएगा वो. नाउ द बेसिक इमोशंस अकॉर्डिंग टू रेने एंड डिस्कार्टिस, उन्होंने कहा है कि 6 सिंपल जो हमारे प्रिमिटिव पैशन, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इमोशन हम फील करते हैं, ये यूनिवर्सल इमोशन है जो मोस्ट प्रॉब्ली होल ह्यूमन काइंड जो है वो फील करती है. दैट्स वंडर, लव, हेट्रेड, डिज़ायर, जॉय एंड सैडनेस. ये पांच, ये जो 6 इमोशंस हैं, ये इट्स दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल इमोशंस, क्योंकि ये पूरे ह्यूमन काइंड में सब लोग, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सबसे सिग्निफिकेंट इमोशंस हैं जो ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमन काइंड फील करती है. एंड इन इमोशंस की वजह से कुछ कॉन्टिनम एक क्रिएट होता है, यानी कि ये फीलिंग्स हमारे अंदर जो आती हैं, हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, एंगर एंड डिस्गस्ट, इन इमोशंस की वजह से हमारे अंदर ये इमोशनल कॉन्टिन्यूम चलता रहता है. नाउ व्हाट बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इमोशंस. बायोलॉजिकली इसका क्या रीज़न है हमारे अंदर इमोशंस आने का? इट्स लिम्बिक सिस्टम. हमारे अंदर एक लिम्बिक सिस्टम है, अगर वो इनएक्टिव हो जाता है तो हमारे अंदर काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस हम फील करते हैं, जैसे खुश हो जाते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, एंथुजियास्टिक फील करते हैं. वहीं अगर ये लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाए तो नेगेटिव इमोशंस आना, डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं हमारे अंदर, जैसे कि एंगर या गिल्ट. आप याद करने की कोशिश करिए कि आपने जब कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सुनी थी, कोई भी ऐसा नेगेटिव आपने कुछ सुना, तो आप कैसा फील कर रहे थे एंड हाउ डू यू रिएक्ट एट दैट टाइम. तब आपका सडनली आपका जो लिम्बिक सिस्टम था वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है. वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जब वो स्टिमुलस जाता है आपके माइंड में, जो मैसेज है वो जाता है, तो जैसे ही आपके वो इनकाउंटर करते हैं आप उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को, तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है एंड नेगेटिव इमोशंस आपके डोमिनेट होना शुरू हो जाते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमोशंस एंड नीड्स. इसकी सोर्सेज क्या है? फर्स्ट इज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का बहुत बड़ा एक रहता है कि इसमें पर्सनालिटी डिस्पोजेस प्री डिस्पोजेस अस टू सर्टेन मूड्स एंड इमोशंस. सम पीपल फील एंगर एंड गिल्ट मोर रेडिली देन अदर्स. आपने देखा होगा कई लोग काफ़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, काफ़ी जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, काफ़ी जल्दी हंसना शुरू कर देते हैं. तो इससे ये हमारी पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है. वहीं कई लोग आपने देखे होंगे कि वो काफ़ी काम और रिलैक्स रहते हैं, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, बट वो काफ़ी काम और रिलैक्स रहते हैं. तो ये हम जो भी हमारे बचपन से हमने जैसी भी पर्सनालिटी डेवलप की है, जो हमारे पर्सनालिटी में हमने एस्पेक्ट्स डेवलप किए हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशंस को अपने अंदर ले आते हैं और कभी कभी काफ़ी काम और रिलैक्स रहते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें भी. तो फर्स्ट इज पर्सनालिटी. नेक्स्ट इज आप
आपको क्या लगता है कि आप काफ़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? अपने इमोशंस को रिकॉल करके देखिए कि अपनी सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव करते हैं। आप बहुत जल्दी इमोशंस शो कर देते हैं, यानी कि बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, यू स्टार्टेड क्राइंग ईजिली, या लाफ करना शुरू कर देते हैं बहुत अनकंट्रोल मैनर में, जैसे ही आपने कुछ हंसने की बात, मतलब कुछ खुशी की बात सुनी या बहुत हंसे तो आप एकदम अनकंट्रोलेबल होकर हंसना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं। तो इनसे पता चलता है कि यू हैव हाई अफेक्ट इंटेंसिटी, यानी कि आप बहुत जल्दी इनसे अफेक्ट हो जाते हैं और इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, हाई रहती है आप में इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट, व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू, डू यू लेट योर फीलिंग्स शो? आप अपनी फीलिंग्स शो करते हैं सब में? दैट मीन्स यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। वहीं अगर आप अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं कि आप गुस्से में हैं या आप परेशान हैं या आप अंदर से रो रहे हैं या खुश हैं, किसी भी तरह के इमोशंस अगर आप छुपा लेते हैं, दैट मीन्स यू आर एन इंट्रोवर्ट। तो ये हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं ये सब चीज़ें, कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं इमोशंस और काफ़ी ज़्यादा हाई अफेक्ट इंटेंसिटी होती है, तो उनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे आती हैं। वहीं कहीं लोग काफ़ी लो इंटेंसिटी पे रहते हैं और बहुत काम और रिलैक्स वे में बिहेव करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। सेकेंड सोर्स इज टाइम ऑफ डे एंड वीक। इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे इमोशन पे। फर्स्ट इज वीकली साइकिल। वीक का कौन सा टाइम चल रहा है, अगर वो स्टार्टिंग है, मान लीजिए संडेज या मंडेज बिगनिंग है वीक की, तो आप काफ़ी नेगेटिव मूड में रहते हैं, क्योंकि आपको पूरा होल वीक जो है वो वर्क करना है, ये सोचकर आपका मूड थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है। वहीं अगर एंड ऑफ द वीक हो, थर्सडे फ्राइडेज या सैटरडेज में, तो आपको एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि एटलीस्ट आई विल हैव एन रेस्ट एट द वीकेंड, कि वीकेंड पे मैं जाकर रेस्ट कर सकता हूँ। तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और उस वजह से पॉजिटिव मूड्स आप में आना शुरू हो जाते हैं। डेली साइकिल। डेली साइकिल में भी ऐसा होता है कि लोग जनरली मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी लोअर स्पिरिट्स में रहते हैं, उनके मूड्स में हम थोड़ी सी नेगेटिविटी देख पाते हैं, क्योंकि होल डे पूरा वर्क करना है, इन सब चीज़ों को लेकर उनको थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस हो जाता है, जिस वजह से थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगती हैं। और डे के टाइम पे ड्यूरिंग द डे आर मूड्स इम्प्रूव, हमारा मूड जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, और सडनली इवनिंग्स के टाइम पे फिर से वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि आप थक जाते हैं बिकॉज ऑफ फटीग या टायर्ड हो गए हैं, उस वजह से स्ट्रेस होने की वजह से आपका मूड थोड़ा सा फिर से डिक्लाइन होने लगता है। ये होल डे मॉर्निंग एंड इवनिंग का ऑलमोस्ट ऐसा एक प्रोसीजर चलता है। हम आप अपने आप को भी इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप कैसा फील करते हैं इन द मॉर्निंग्स एंड इन द इवनिंग्स, किस टाइप का आपका बिहेवियर और इमोशंस चलते हैं। नेक्स्ट इज वेदर, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है। डू वी हैव मोर पॉजिटिव मूड्स ऑन ब्राइट सनी डेज दैन रेनी वंस? आपको क्या लगता है कि आपका ब्राइट सनी डे पे आप काफ़ी पॉजिटिव मूड कैरी करते हैं दैन दोज ऑन रेनी वंस, रेनी डेज की जगह पर? कुछ लोग अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ वो इसके सख्त खिलाफ है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मूड और वेदर बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, बट एक्चुअली हमने ये देखा है कि ब्राइट सनी डेज पे लोग काफ़ी पॉजिटिविटी कैरी करते हैं। वहीं स्ट्रेस, अगर हम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है चारों तरफ से, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या पर्सनल एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेसफुल डेली इवेंट्स हो रहे हैं दिन में, तो उन सब चीज़ों की वजह से नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है, और स्ट्रेसफुल डेली इवेंट्स नेगेटिवली इफेक्ट एम्प्लॉयज मूड्स। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आर क्यूमुलेटिव, तो ये स्ट्रेस जो है वो क्यूमुलेटिव रहता है, और इस टाइप का अगर काफ़ी लंबे समय तक एक्सपोजर चलता रहे स्ट्रेस से, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग एक्सपोजर चलता रहे स्ट्रेस से, तो हम डिप्रेशन या नेगेटिव फीलिंग से भर जाते हैं, और इस वजह से इट लीड्स टू डिप्रेशन समटाइम्स। नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन, एक और सोर्स है जिसकी वजह से ये हम इमोशंस फील करते हैं, इस टाइप के मूड्स फील करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भरती हैं और हैव लिटिल इफेक्ट ऑन आवर नेगेटिव मूड। अगर हम देखें कि हम फिजिकली और इनफॉर्मल वे में कुछ गेम्स खेल रहे हैं, फिजिकल ऐसी कुछ एसोसिएशंस हो रही हैं, तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भर देती हैं, आप काफ़ी खुश होने लगते हैं, हैप्पीनेस जो है वो प्रिवेल करने लगती है। एंड वहीं फॉर्मल मीटिंग्स या इन टाइप की सीडेंट्री मीटिंग्स में आप इतना जल्दी इतने जनरेट नहीं कर पाते हैं पॉजिटिव मूड्स। तो हमने ये देखा है एक सर्वेज के अकॉर्डिंगली कि सोशल इंटरेक्शंस काफ़ी उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं। हमने ये देखा है कि लोग हैप्पी होने की वजह से काफ़ी पीपल लिव लॉन्गर than usual. So be happy and be healthy. This is the main reason behind in a social interaction.
क्योंकि इनसे आप अपना पॉजिटिव मूड इंक्रीज कर सकते हैं और काफ़ी बेटर फील करते हैं. द नेक्स्ट सोर्स इज स्लीप. स्लीप आपको काफ़ी इफेक्ट करती है आपके मूड को, और हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में 75% लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है कि वो इनफ स्लीप ना लेने की वजह से उनके मूड पे इफेक्ट आता है, इमोशंस पे इफेक्ट आता है. स्लीप डिप्राइव वर्कर्स, जो जिनको स्लीप पूरी नहीं मिल पाती है, जिन लोगों को वर्कर्स जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें देखा गया है वो काफ़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, काफ़ी थक जाने की वजह से उनके अंदर इस टाइप की नेगेटिव फीलिंग्स काफ़ी जल्दी जल्दी इवोक होती हैं. एंड वो डिसीजन भी ठीक से ले नहीं पाते, और अलर्ट रहने में भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वो इतना अलर्टनेस भी शो नहीं करते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्लीप. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मॉडेस्टली एनहांसेस पीपल्स पॉजिटिव मूड. तो अगर हम एक्सरसाइज करें तो आप इनके बारे में तो शायद जानते ही होंगे, योगा एंड एक्सरसाइजेस के बारे में. तो ये स्पेशली डिप्रेस पीपल या जो सिक पीपल हैं उनको स्पेशली इसलिए करने के लिए कहा जाता है ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी इवोक हो. नेक्स्ट इज एज. यंग पीपल में हम देखा जाए तो कम पॉजिटिव मूड्स एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग दैन ओल्डर पीपल. इसका क्या मेन रीज़न है, क्योंकि एज वी ग्रो, हम जैसे जैसे एज में बढ़ते हैं तो इमोशनल एक्सपीरियंस जो जाते हैं, तो इमोशनल एक्सपीरियंस टेंड्स टू इम्प्रूव विद एज. हम एज वी मूव विद एज, हम बड़े होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, तो एज वी एज वी फील फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस. हमारे में नेगेटिव इमोशंस की संभावनाएं कम हो जाती हैं. नेगेटिव इमोशंस सीम टू अकर लेस एज पीपल गेट ओल्डर. नेक्स्ट इज जेंडर. जेंडर से भी आपने सुना ही होगा, मेन एंड विमेन में विमेन हमेशा ज़्यादा टची रहती हैं, ज़्यादा इमोशनल रहती हैं, और दे शो ग्रेटर इमोशनल एक्सप्रेशंस देन मेन. एक्सपीरियंस इमोशंस मोर इंटेंसली, उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आती हैं इस टाइप की फीलिंग्स, एंड मोर लाइकली टू डिस्प्ले पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. वो अपने पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस भी काफ़ी लाइकली ये देखा गया है कि वो डिस्प्ले कर देती हैं, सब लोगों को बता देती हैं. वो एंगर के अलावा उनमें एंगर बहुत कम हम देखा गया है कि आता है, और बाकी उनके अंदर कोई भी टाइप की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव इमोशंस हो वो दूसरों को बताना पसंद करती हैं. इस टाइप का बिहेवियर उनके अंदर देखा गया है, और उनके नॉन वर्बल क्यूज वो पहचानने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, काफ़ी बेटर होती हैं दैन मेन. अगर उनके सामने कोई भी इंसान बैठा है जो जिसके नॉन वर्बल क्यू से समझ आ रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी काफ़ी परेशान है, तो वो पहचान लेंगी उन्हें. तो वो काफ़ी बेटर रहती हैं इस टाइप की रीडिंग ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़ में. तो एज होल वी कैन से कि जेंडर में विमेन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करती हैं, और काफ़ी टची और इमोशनल एक्सप्रेशंस में काफ़ी उनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ग्रेटर दे शो ग्रेटर इमोशनल एक्सप्रेशंस. व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस. हमें क्या इसके आपको रीजंस क्या हैं कि जिस वजह से ये इफेक्ट देखा जा रहा है कि विमेन जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशंस शो करती हैं. द डिफरेंट वेज मेन एंड विमेन हैव बीन सोशलाइज्ड इन सोसाइटी. द मेन रीज़न इज़ कि जिस तरीके से उनको सोशलाइज किया जाता है सोसाइटी में, वो पलते हैं बढ़ते हैं, वो उसका मेन रीज़न है. मेन को ये माना जाता है कि वो काफ़ी टफ, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव रहते हैं, वहीं विमेन को माना जाता है कि वो काफ़ी नर्चरिंग और वार्म, फ्रेंडली, सॉफ्ट हार्टेड होंगी. इसी वजह से उनके अंदर ये इमोशंस बहुत जल्दी आ जाते हैं. विमेन जस्ट हैव अ बेटर एबिलिटी टू रीड अदर्स एंड प्रेजेंट देयर इमोशंस दैन मेन. तो विमेन जो हैं वो उनमें काफ़ी अच्छी एबिलिटी है कि वो दूसरों को समझ पाती हैं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दैन मेन, और इमोशंस भी ज़्यादा बेटर प्रेजेंट कर पाती हैं अगर उनको मेन के साथ कंपेयर किया जाए तो. Women may have a greater need for social approval and a higher propensity to display positive emotions such as happiness also. Now the external constraints on emotions. अब ये तो हमारे कुछ मेजर सोर्सेस थे जहाँ हमने पढ़ा कि हमारे में इमोशंस और मूड्स आते कहाँ से हैं. अब ये कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से बाहर के क्या हमारे ऊपर कुछ दबाव रहता है जिनकी वजह से हम इमोशंस ऐसे फील करते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस. ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, मतलब कि मान लीजिए एक डॉक्टर है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, पायलट हैं, तो उनको कभी भी अपना इमोशंस शो नहीं करना, उनको एक्साइटेड नहीं होता. ये उनकी जॉब की एक कंस्ट्रेंट रहता है, उनको इसी उसमें चलना होता है, एक रूल है जो उन्हें फॉलो करना होता है. डिज्नी है, इस टाइप के कार्टून कैरेक्टर्स जो आप देख सकते हैं, उनको सिर्फ हंसना ही है, दे एक्ट हैप्पी, चाहे उनके अंदर कुछ भी चल रहा हो तो दे नीड टू बी हैप्पी ओनली. तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट इवन इफ दे आर रूड, इग्नोरेंट एंड डिमांडिंग. ये एक कंस्ट्रेंट है कि हमें फॉलो करना ही करना है कि कस्टमर हमेशा सही है, चाहे वो कैसा भी हो, रूड बिहेव कर रहा हो, इग्नोरेंट बिहेव कर रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है.
हमें सिर्फ एक हैप्पी फेस बनाकर रखना है. सो वी लर्न टू प्रोजेक्ट वन इमोशन वाइल फीलिंग अनदर. हम अंदर से तो कुछ और फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, सामने कस्टमर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर रूड है या डिमांडिंग है काफ़ी, तो हमें अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, या हम बहुत सैड फील कर रहे हैं, तभी हमें बाहर सिर्फ खुश ही होकर दिखाना है, सिर्फ स्माइलिंग फेस रखना है, हैप्पी इमोशन शो करना है. तो यहाँ पे स्ट्रगल होने लगता है, एक अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है अंदर इमोशंस का बाहर के, कि फेल्ट इमोशंस और डिस्प्लेड इमोशंस में, जो हम फील कर रहे हैं और जो डिस्प्ले कर रहे हैं, दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से इमोशनल डिसोनेंस हो जाता है. सो वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द पर्सन, उसके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि इस टाइप के इमोशंस उसमें आ रहे हैं और बाहर से उसने क्या शो करना है. तो डीप एक्टिंग डील्स विद फेल्ट इमोशंस. नाउ नेक्स्ट इज कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. फर्स्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर्स के बाद अगर हम रीड करें, तो नेक्स्ट इज कल्चरल. कल्चर का बहुत अलग अलग इफेक्ट रहता है. अगर हम देखें डिफरेंट कल्चर्स, तो वो स्माइलिंग को लेकर अलग अलग उनके नॉर्म्स बने हुए हैं, अलग अलग उनके रूल्स हैं. अमेरिकन्स जो हैं वो स्माइलिंग को एक साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस मानते हैं, जो कि उसे एक पॉजिटिव वे में कैरी करते हैं कि एक ये फ्रेंडलीनेस है, और वो दे व्यू इट एज पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव मैनर. वहीं जापनीज जो हैं वो इसे मानते हैं कि इट इंडिकेट्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस, और माना जाता है कि ये इंसान बिल्कुल भी समझदार नहीं है, एक इग्नोरेंट एयर हेड है, जो बिल्कुल जिसको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है. ही इज़ जस्ट स्माइलिंग, किसी भी बिना किसी भी इवेंट के या किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के वो बिना बात में हंस रहा है, तो माना जाता है कि ही लैक्स इंटेलिजेंस. फ्रेंच में देखा जाए तो दे मेक नो एफर्ट टू हाइड देयर पर्सनल फीलिंग्स अबाउट कस्टमर्स. वो कोई भी अपनी फीलिंग्स छुपाते नहीं हैं कस्टमर्स के आगे, कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी पर्सनल फीलिंग्स क्या है राइट नाउ. तो वो इस टाइप की कोई भी फीलिंग्स अपनी छुपाते नहीं हैं. वहीं मुस्लिम्स में देखा जाए तो स्माइलिंग इज अ साइन ऑफ सेक्शुअल अट्रैक्शन. तो विमेन वहाँ पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं देती हैं मेन को, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ सेक्शुअल अट्रैक्शन. नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस. जैसा कि हमने पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इज़ अ मेजर of how well a person is able to be consciously aware of their emotional state at any time and their ability to assess and make changes. तो अब अगर हम इसे अच्छे से समझें तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक एस्पेक्ट है, एक मेजर है कि हम ये जानते हैं कि इंसान कैसे बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, और वो कितने कंट्रोल में ले सकता है उन सिचुएशंस को. अलग अलग जब सिचुएशंस आती हैं उसकी लाइफ में, तो उन्हें कैसे कंट्रोल करता है और किस तरीके से बिहेव करता है, और अगर उसके पर्टिकुलरली ऐसे इमोशंस बार बार आते हैं तो उनको कैसे वो चेंजेस लाता है उनके अंदर, कैसे हैंडल करता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स, और दूसरों की फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझता है. तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. तो हाउ इंटेलिजेंटली you play with your emotions and how easily you portray them in a sincere manner. People who know their emotions and are good at reading others' feelings, उनको हम इमोशनल इंटेलिजेंट मानते हैं, कि जो दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हैंडल करने हैं ठीक से रिलेशनशिप, और कैसे कंट्रोल में लेकर हमें अपने इमोशंस को काम करना है अपना. दे आर नोन एज इमोशनली EI पीपल, दैट मीन्स इमोशनली इंटेलिजेंट. मैनेजर्स को ये माना जाता है कि उनको EI होना चाहिए, दैट मीन्स इमोशनली इंटेलिजेंट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में सब अपने कलीग्स और सब लोगों के साथ सही एनवायरनमेंट में काम कर सकें. कुछ 5 डायमेंशंस हैं, 5 की एलिमेंट्स हैं ये 5 ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिससे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हमें खुद के बारे में जानना ज़रूरी है. बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग. ऑब्जर्व, ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ, जो हम खुद को ऑब्जर्व करके और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे में ये फीलिंग कैसे आती है और किन सिचुएशंस में हम इस तरीके से बिहेव करते हैं. नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना, एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशंस एंड इम्पल्सेस, यानी कि अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आप उसे कैसे मैनेज करते हो और कैसे कंट्रोल मैनर में वो उस तरीके से आप बिहेव करते हो. हैंडलिंग फीलिंग्स सो दैट दे आर एप्रोप्रिएट, इस तरीके से आप फीलिंग्स को हैंडल करो ताकि वो एप्रोप्रिएट लगे. रियलाइजिंग व्हाट इज बिहाइंड अ फीलिंग एंड फाइंडिंग वेज टू हैंडल फियर्स, एंगर या सैडनेस. तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हो अपने फियर्स, एंग्जाइटीज या सैडनेस को. सेल्फ मोटिवेशन, एबिलिटीज टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स एंड फेलियर्स. अगर आपको बार बार सेटबैक्स आ भी रहे हैं, कोई बार बार फेलियर्स आ रहे हैं लाइफ में, तो भी आपके अंदर एक एबिलिटी सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए कि फिर भी अपने इमोशंस को आपने कैसे चैनलाइज करना है. चैनलाइजिंग इमोशन इन
द सर्विस ऑफ अ गोल, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल एंड delaying gratification, stifling impulses. नेक्स्ट इज एम्पथी. एम्पथी मीन्स द एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग, यानी कि दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स और कंसर्न्स को समझना और उनमें उनकी, इसे हम मानते हैं एम्पथी. ये एक एबिलिटी है जिससे हम ये जान पाएंगे कि दूसरे इस समय पर, इस सिचुएशन में कैसे फील कर रहे होंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोशल स्किल्स. यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ हैंडलिंग रिलेशनशिप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल मैनेजमेंट में, क्योंकि हम ये सीखेंगे मैनेजिंग इमोशंस इन अदर्स एंड सोशल कॉम्पिटेंस और सोशल स्किल्स, यानी कि हाउ टू हैंडल द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों के इमोशंस को कैसे हैंडल करना है. नाउ देर आर सम प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इनके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी. फायदे ये रहेंगे कि आप बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, इंट्यूटिव अपील होगा आपको. बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट एंड सोशली इंटेलिजेंट मेक सेंस. तो आप काफ़ी सोशली इंटेलिजेंट बिहेव करेंगे जब आप, कि इमोशनली आपको पता है कि कैसे बिहेव करना है. ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को नहीं, इतने पावरफुल नहीं होने देना कि आप इंटेंस हो जाएं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर. तो इससे आप काफ़ी सोशली इंटेलिजेंट बिहेव कर पाएंगे. एंड नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज, इससे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे अपनी जॉब की परफॉर्मेंस भी. सडनली आप बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे कोरिलेशंस बना सकते हैं. कोरिलेशंस फाउंड आर सिग्निफिकेंट इन दिस केस. इट्स बायोलॉजिकली बेस्ड. यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर ये बायोलॉजिकली आ जाते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितनी भी मुश्किल सिचुएशंस हो, कितना भी बुरा टाइम हो, कुछ भी ऐसा नेगेटिव उनके साथ चल रहा हो, तब भी वो काम और रिलैक्स मैनर में ही बिहेव करते हैं. वो उनके अंदर कैसे आया? बिकॉज इट्स बायोलॉजिकली बेस्ड. ये न्यूरोलॉजिकल है और इट अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग. अगर वो इस टाइम में भी काम और रिलैक्स रहते हैं तो उनके डिसीजन मेकिंग में उनको ये हेल्प करता है. तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं उनकी. बट हमारे को इनके साथ साथ कुछ कॉशंस भी लेने चाहिए कि कभी कभी ये बहुत ब्रॉड हो जाते हैं. ये हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वो हम काम और रिलैक्स जो बिहेव कर रहे थे, क्या वो इंटेलिजेंट बिहेव कर रहे थे, या वो सेल्फ अवेयर हैं, या सेल्फ डिसिप्लिन है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं. तो ये काफ़ी, इट्स टू वेग एंड टू ब्रॉड. ये कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली मेजर नहीं हो पाता. वी हैवन यूज गुड मेथडोलॉजीज इन दिस, ताकि हम इसको कंसिस्टेंट बिहेवियर को मेजर कर सकें. एंड इज इट वैलिड? इट्स सो क्लोज रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस. अगर हम इनके सारे कॉन्सेप्ट्स देखें तो पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस दोनों के ही सेम कॉन्सेप्ट्स रहते हैं. दोनों में ही लाइन ऑफ डिमार्केशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं कि हम पहचान नहीं पाते कि इज इट बिकॉज ऑफ आर इंटेलिजेंस, ये हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से है, या हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए हैं, किस टाइप की, किस वजह से एक्चुअली हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये पहचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हाउ मैनेजर्स माइट यूज देयर इमोशंस एंड मूड्स. तो हम मैनेजर्स को कैसे यूज़ करने चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बिहेवियर और अच्छे तरीके से वर्क फोर्स को यूज़ कर सकें और अच्छे से उनसे काम करवा सकें. फर्स्ट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो एयरफोर्स और लॉरियल में काफ़ी ये देखा जाता है कि वो हाई इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों को ही हायर करते हैं, ताकि वो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. ये देखा भी गया है कि एयरफोर्स में 2.6 टाइम्स दे आर मोर सक्सेसफुल देन लोअर टर्नओवर्स. तो वो उन्हीं को ही हायर करते हैं. ऐसा ही लॉरियल सेल्स पर्सन में भी देखा गया है. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. नेगेटिव मूड पर्सन जो है वो काफ़ी एक्यूरेट डिसीजंस लेता है, ये देखा जाता है. बट ऐसा इसमें एक डिप्रेस्ड पीपल जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो पुअर डिसीजन लेते हैं क्योंकि दे आर डिप्रेस्ड. वेराज जिनमें नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, मान लीजिए थोड़े उदास हैं, तो वो हर चीज़ के उसमें नेगेटिविटी लेकर चलेंगे. साथ में जो भी डिसीजन लेना है उसके वो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों देखेंगे. वहीं देखा गया है जो पॉजिटिव मूड के में है अगर लोग, तो वो उसके सारे आउटकम्स नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, इसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं, इस टाइप के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं. तो दे आर मोर लाइकली टू यूज ह्यूरिस्टिक्स और रूल्स ऑफ थंब, एंड दे आर लेस लाइकली टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस. तो वो सारे पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जिस वजह से कभी कभी उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है. वहीं देखा जाता है कि नेगेटिव मूड जो है वो इंसान को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. क्रिएटिविटी.
पॉजिटिव मूड पीपल आर मोर क्रिएटिव, ये देखा गया है जो पॉजिटिव मूड में होते हैं लोग वो ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं क्योंकि उनके माइंड में काफ़ी नए नए आइडियाज़, मोर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो अपनी और ओपन हो जाते हैं थिंकिंग को लेकर. बट पॉजिटिव मूड जो है वो कभी कभी ऐसा होता है इट मे अलाउ पीपल टू रिलैक्स, वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते. तो यहाँ पे एक छोटा सा उसका एक प्रॉब्लमैटिक इशू भी देखा जा सकता है कि कभी कभी पॉजिटिव मूड में होने की वजह से हम काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज मोटिवेशन, गिविंग पीपल फीडबैक. हमें लोगों को फीडबैक देना चाहिए कि उन्होंने कैसा बिहेवियर शो किया, उनका परफॉर्मेंस कैसा था एंड हाउ इट अफेक्टेड बाय देयर मूड, उनके मूड की वजह से कैसा उनका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आया. उन्होंने काफ़ी अपने मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिशियन है वो अपने अगर स्पीच दे रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे कैसा इफेक्ट आएगा. अगर वो फुल ऑफ एंथुजियाज्म के साथ हैप्पी मूड में स्पीच देते हैं तो काफ़ी उनके जो सुनने वाले लोग हैं, डिसाइबल्स हैं या सुनने जो उनको फॉलोअर्स हैं, वो काफ़ी वो भी एक्टिव हो जाएंगे. तो हमें इस टाइप के परफॉर्मेंस जो अफेक्ट होते हैं मूड से उनमें लोगों को फीडबैक भी देना चाहिए क्योंकि इससे वो मोटिवेटेड होते हैं. नेक्स्ट इज लीडरशिप, जैसे हम बात कर रहे थे. तो लीडरशिप में अगर जो इफेक्टिव लीडर्स हैं दे रिलाई ऑन इमोशनल अपील्स, वो इमोशनल अपील के थ्रू ही अपने मैसेजेस अपने जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं. अगर उनको मान लीजिए इमोशनली उन्हें बहुत ज़्यादा दिखाना है कि उनकी फैमिली में कोई सैड या कुछ भी ट्रेजेडी हो गई तो वो उसके थ्रू इमोशनल अपील करके अपने फॉलोअर से वोट ले सकते हैं. इस टाइप की चीज़ें वो करते हैं. बट व्हेन दे बिकम एक्साइटेड, अगर वहीं वो एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक बिहेवियर शो करें तो अपने सबॉर्डिनेट को वो एनर्जाइज भी कर सकते हैं. तो इस टाइप के इमोशंस जब वो अराउज करते हैं तो इमोशनल अपील करते हैं इन सब चीज़ों से, तो दे गेट द वर्कर्स टू एक्सेप्ट चेंज इज़ मोर लाइकली. वहीं अगर हम बात करें नेगोशिएशन की, नेगोशिएटर अगर सडनली अपना एंगर शो करे तो इससे ओपोनेंट को जो है एक एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज ओपोनेंट कंक्लूड्स दैट नो मोर कंसेशंस आर लाइकली. तो क्योंकि वो अब ये सोच लेता है कि अब शायद इसके बाद मुझे और कोई कंसेशन ही नहीं मिलेगा बिकॉज द नेगोशिएटर हैड फेन द एंगर. वहीं हम अगर देखें पुअर परफॉर्मेंस अगर करता है नेगोशिएटर तो सामने वाले जो उनके नेगोशिएटर का जो ओपोनेंट है उनमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी आ जाती हैं और उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं इस केस में. तो इसीलिए मैनेजर्स को सब लीडर हों चाहे नेगोशिएटर्स हों, इन लोगों को अपने बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए अपने सब मूड्स को, ताकि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं या ओपोनेंट्स हैं उनको ठीक तरीके से उनके साथ फ्यूचर रिलेशनशिप भी कैरी कर सकें. वहीं कस्टमर सर्विसेज की अगर बात करें तो हाई क्वालिटी सर्विसेज ऑफन पुट वर्कर्स इनटू इमोशनली डिसोनेंट पोजीशंस. जैसे कि हमने इसके बारे में पहले बात करा था कि अंदर से हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, वी आर रियली फीलिंग वेरी, जो हम फील कर रहे हैं इमोशन वो बहुत गुस्सा है या बहुत सैड फील कर रहे हैं, वहीं हमें बाहर जो है वो बहुत हैप्पीनेस शो करनी है. तो इससे हमारे अंदर इमोशनली डिसोनेंट पोजीशन आ जाती है और हम काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. और हम इस वजह से कभी कभी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं. व्हेन एम्प्लॉयज़ आर क्रैंकी एंड आउट ऑफ सॉर्ट्स इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स. तो इनकी वजह से उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है अगर वो इन सब इमोशंस को ठीक से कैरी नहीं करते हैं. तो इसीलिए इमोशनल अपील्स को हमें ठीक से कैरी करना चाहिए. और ये देखा जाता है कि अगर वो पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड्स लेकर चलता है, जो कस्टमर सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलता है तो इससे उनके सेल्स पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. इट लीड्स टू हायर सेल्स एंड ग्रेटर लॉयल्टी टू द कंपनी. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट. अगर ठीक से हम को वर्कर्स के बीच में अगर हम ठीक से ये सब चीज़ों को मैनेज करके चलें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. और ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस टाइप की चीज़ें मैनेज रहें तो सक्सेस की तरफ हम बढ़ सकते हैं. सक्सेसफुली रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन को वर्कर्स विल इन्वॉल्व इमोशन. बट मैनेजर्स को ये भी समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ टास्क कंसर्न हो या रैशनल लुक में ही हो. हमें कभी कभी इमोशंस को भी ध्यान देना चाहिए. वी कांट इग्नोर इमोशंस एंड वी कांट ओनली लुक एट द रैशनल एंड टास्क कंसर्न्स, ताकि हमें ये भी समझ आए कि हमें इमोशनल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना है. जॉब एटीट्यूड्स, पीपल हु हैव अ गुड डे एट वर्क, हमने ये देखा है कि जिनका पूरा दिन अच्छा जाता है वो जब घर पर वापस आते हैं तो उनका काफ़ी बेटर मूड और पॉजिटिव मूड शो करते हैं वो. वहीं स्ट्रेसफुल डे जो है उनमें काफ़ी हार्ड टाइम रहता है घर पर आकर और काफ़ी वो रिलैक्स नहीं फील करते, इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रेसफुल फील करते हैं. तो जॉब एटीट्यूड्स का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है.
Next is divine work behavior. Negative emotions can lead to number of divine work behaviors, जिसकी वजह से यानी कि अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो इससे हमारे वर्क बिहेवियर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और हम कभी कभी ऐसा होता है कि सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र करती है या उसके मेंबर्स सफ़र करते हैं. तो इट मे हार्म और थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स मेंबर्स. तो इस टाइप के एनवी, मान लीजिए जेलस या रिजेंटमेंट हो गई है आपको, तो इस टाइप के हॉस्टाइल एक्ट्स और बिहेवियर की वजह से हम काफ़ी डिवाइंट हो जाते हैं. इस टाइप के वर्क बिहेवियर्स हम शो करते हैं जो हमें नहीं लाने चाहिए अपने वर्क बिहेवियर में. तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें 5 जो की एलिमेंट्स हमने पढ़े इमोशनल मैनेजमेंट को लेकर, वो 5 जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें ज़रूर समझ में आने चाहिए. सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, एम्पैथी एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 की एलिमेंट्स हैं जो हमें ज़रूर समझ में आने चाहिए in order to get success. And we can also improve our moods by showing a funny video clip देखकर, या वर्कर्स को कुछ स्मॉल बैग ऑफ कैंडी देकर, या थोड़ा बहुत बेवरेज वगैरह के थ्रू, या ह्यूमर वगैरह क्रिएट करके, गिव स्मॉल टोकन्स ऑफ अप्रिसिएशन के टोकन्स वगैरह देकर, या पॉजिटिव टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करके ताकि वो सब लोगों में इस टाइप के एफर्ट्स करें और सबका इम्प्रूव करते रहें मूड्स. तो इस टाइप की चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए, एंड इट इन्फ्लुएंसेस manages mood and the other people in the organization. So we must follow these. Now do it yourself. How can managers influence moods? Explain pros and cons of emotional intelligence. Thank you.